नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है जीके जीएस डिस्कशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा बिहार दरोगा का तीसरा प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया बुक का। ठीक है, जो एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 निकाला गया है बिहार दरोगा के लिए, जो आपका 1817 पदों के लिए ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जरूर से इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाइएगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका एडुटेरिया वाला है, और इसके अलावा मैं खान सर का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ बिहार दरोगा का, जिसमें आपका 36 प्रैक्टिस सेट है टोटल। उसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट है और 26 आपका जो है प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके उसे देखिएगा। फिलहाल आज का इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग क्लास में जो है अंत तक जरूर से जो है बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप जो है शेयर जरूर से कर दीजिएगा मेरे क्लास को। ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी के सामने जो है आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है मेरे जवाब देने से पहले आप लोग खुद जो है जवाब देते जाइएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका समझ लीजिए कि प्रैक्टिस सेट ही जैसा जो है यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और क्लास करा देने के बाद मैं आप सभी को ये पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहां पर भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए, स्टार्ट तो करूंगा ही मैं इस सेशन को। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं पॉकेट जीके का खान सर का, या तो जो बिहार क्वेश्चन क्लियर निकाले हैं खान सर, तो मेरे भैया पढ़ाते हैं इसी चैनल पर, आप लोग जा करके उसे जो है पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना तो फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास है हम लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? तो ये जो है ये बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। प्रकाश के संदर्भ में जो है, संबंध में जो है आपका ये गलत जो है, आपको उत्तर यहाँ पर चुनना है। गलत कथन कौन सा है वही आपका जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग बात करते हैं 2 नंबर का जो आंसर है वो आप सभी का, देखिए पहला मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। और लास्ट ऑप्शन आपका सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह जो है प्रतिबिंब एवं, देखिए थोड़ा सा इसको और नीचे ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, करने पर जो है ये बदलती है। ठीक है, छाया बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह जो है प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल भी जो है प्रतिबिंब और छाया कुछ भी नहीं बनाता है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, ये तीनों आपका सही है। तो ये तीनों से आपसे क्वेश्चन आने वाले अगला सेट में या अगला कोई परीक्षा में आपसे पूछेगा, तो आप लोग बना सकते हैं कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, आपसे पूछ देगा कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। तो आप ये तीनों को याद कर लीजिए, ताकि आपको जो है जब उस प्रकार से पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, उसके बाद इसका वर्ण विक्षेपण होता है, और उसके बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पूछेगा कि प्रकाश जो है वो कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या तो कुछ और, 3 ऑप्शन दे देगा। तो आपको वर्ण ये विद्युत चुंबकीय आपको मारना है। ठीक है, या तो फिर आपका दे देगा दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है, वर्ण विक्षेपण होता है। या तो फिर आपका और 3 ऑप्शन दे देगा। इस प्रकार से आपको वर्ण विक्षेपण लगाना है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो इसका जो आवृत्ति है वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम जो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। लेकिन चुंबकीय पदार्थ भी आपका ये सब है, तो याद रखिएगा
कोबाल्ट, पारा, जस्ता जो आपका है वो चुंबकीय पदार्थ है। अगर आपसे भविष्य में क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, तो वैसे में अगर आपको ये तीनों याद रहेगा तो आप वहां पर फटाक से अपना छटैया करके आंसर लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा कोबाल्ट, पारा, जस्ता जो है चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा है, बताइए बढ़ती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है, मतलब ना घटती है ना बढ़ती है, या तो फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो देखिए इसको लेकर के मैं एक जो बनाया ये इसके पहले वाले ही सेशन में मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया था और फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड ऊपर से जब मुक्त रूप से गिरेगा, फ्री रूप से, ना तो उस पर हम प्रेशर देंगे ना तो फिर उसे हम खींचेंगे, जैसे हम उसे गिरा दिए तो वो अपने प्रकार से ही गिरेगा, तो उसमें क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ना ही तो घटेगा वेग और ना ही तो आपका ये बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड चाहे जो भी आपसे प्रश्न में पूछे, ठीक है, बस इतना रखिए, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो या तो अपरिवर्तित रहेगा इस प्रकार से ऑप्शन में देगा, या तो ना घटेगा ना बढ़ेगा कुछ इस प्रकार से देगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक्स किरणों के विषयों में से कौन सा कथन सही है। जैसे एक्स जो किरण है उसके बारे में आपका जो है 4 कथन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही है। जैसे कि पहला, विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होती है, और लास्ट ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन सत्य है ना, तो ये डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आप सभी का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको यह पता चलेगा इससे कि हम कितना पढ़े हैं, हमसे क्वेश्चन बन रहा है या तो फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए आपका जो है 4 को यहाँ पर फिर से दिया है आपका कथन, और इन चारों को पढ़ना है, फिर आप सभी को बताना है कि आपका कौन सा जो कथन है वो सही है, एक है या एक या दो, दोनों है या तो फिर कोई भी नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये जो है देखिए, दूसरा की अगर हम लोग बात करते हैं, ये ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, नहीं होती है अधिकतम, और ये जो प्रतिच्छेद नहीं करती है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, एक सेकेंड, ये सही आपका हो जाएगा, ए नंबर जो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर जो है समाप्त हो जाती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 4 सही हो जाएगा। तो 1 और 4 कहाँ है, देखिए सी में है, तो 1 और 4 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोगी किए जाने वाला यौगिक है, क्या है, तो K2CR2O7, K2CR2O7। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए दे दिया कथन ए में, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान प्राप्त होता है, और कथन जो आपका आर दिया है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। ये आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो ये जो है आपका फ्रेंड्स, ये दोनों आपका सही, ये एक सेकेंड, ये जो आपका है ए जो सही हो जाएगा, लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कथन आर, अच्छा ये कथन दिया था, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए और बी दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है ना, ये आप सभी का इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए जो था आपका वो सही था लेकिन आर आपका क्या था,
तो गलत था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आर्द्र आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि, क्या है इसका अभिप्राय बताइए। तो ये जो है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है वो 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आप सभी को बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है परमाणु अविनाशी है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे जो है छोटा कण परमाणु है, तो ये तो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका सभी पादपों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, और ये भी आपका जो है सही है। तो आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो आपका सी, मतलब कि सभी पदार्थ को परमाणु सभी मायनों में जो है समान होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी समान जो है नहीं होते हैं, इसलिए आप सभी लोगों का ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि जैसे क्या है 4 में, देखिए पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। बिल्कुल, दुनिया में कोई भी है एक चीज है, हर एक छोटा छोटा परमाणु से मिलकर के वो चीज बना हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे थोड़ा सा जो है देखिए, आज का जो सेट है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर समझ में नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि छोड़ करके भाग जाना है। इसमें जो है 10 20 12 क्वेश्चन है हार्ड, जो कि आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी कि बेस के विषय में सही है। क्षार के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो आपका क्षार होता है, अम्ल होता है ना, उसके बारे में, क्षार के बारे में पूछ रहा है। यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। यह खट्टा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। यह खट्टा होता है एवं लाल लिटमस को जो है नीले रंग में ये बदल देता है। ठीक है, तो इसका अगर उत्तर की बात करें तो ये बी जो है आपका सही हो जाएगा। यह जो है कड़वा होता है क्षार एवं लाल लिटमस को जो है नीले में बदल देता है। इतना आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। किसमें, तो लाल लिटमस को नीले लिटमस में जो है बदल देता है। और कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है उसका सही उत्तर आपको देना है। ठीक है, इधर देखिए आपका जंतु का दिया हुआ पूरा नाम, इधर संघ का, मतलब कौन सा जंतु किस संघ के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एस्कैरिस, मलेरिया परजीवी, घरेलू मक्खी और आपका गाय है। ठीक है, उसके बाद इधर जो आपका दिया हुआ संघ, तो संघ में जो ये वाला दिया हुआ ना, इधर वाला आप लोग याद मत रखिएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा मैमेलिया की प्रजाति कौन सा है, तो आपका आ जाएगा ऑर्थोपोडा कौन है, नीमेटोडा कौन है, प्रोटोजोआ कौन है। तो देखिए मलेरिया जो आपका परजीवी है वो क्या है, तो आपका प्रोटोजोआ है, मतलब कि बी का आपको 4 खोजना है। ठीक है, बी का 4 देखिए कहाँ पर है, बी का देखिए 4 यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 1 2 और 3 ऑटोमेटिक आपको जो है मिला लेना है। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, अब बी का 4 हो गया, सी का 2 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद डी का आपका 3 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप सभी लोगों को मिलान करना है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने थोड़ा सा कथन कारण वाला ज्यादा प्रश्न है। किस कारण से इथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करता है। जैसे अगर आप इथर को हाथ पर मारिएगा ना थोड़ा सा, तो आपको ठंडा महसूस होगा वहां पे जहाँ पे आप मारिएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसके कारण होता है, तो बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण, तो बाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाकर के पूरा होती है। ठीक है, तो शुरू तो मुंह से होता है और खत्म जो है छोटी आंत में होता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो ये पाचन की जो प्रक्रिया है, मनुष्य में भोजन का पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में जा करके वो पूरा जो है पूर्ण तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
खाद्य श्रृंखला है। क्या है खाद्य श्रृंखला? स्वपोषी जीवों के बीच संबंध है, दो जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय है, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण करता है, या तो फिर खाद्य बिक्री केंद्र उपलब्ध है। तो इसका अगर उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन स्थानांतरण करना, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? बताना आप सभी को मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल जो है वो किस पादप समूह का जो है उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो देखिए पहला है ब्रायोफाइटा, उसके बाद एंजियोस्पर्म, उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। क्या, तो मार्सिलिया, फर्न और हाउस टेल जो आपका है वो आपका टेरिडो ये क्या है, तो टेरिडोफाइटा है। क्या है, तो टेरिडोफाइटा पादप समूह का ये उदाहरण है। कौन, तो मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी कि जिसे इंग्लिश में सलाइवा भी बोला जाता है उसका लाभ नहीं है? जैसे कि लार का क्या क्या लाभ नहीं है ये आपको बताना है। यह निगलने में मदद करता है, बिल्कुल करता है जी। ठीक है, यह शरीर में आरसीबी की वृद्धि करता है, यही तो नहीं करता है। यह मुख तथा दांतों को साफ करता है, बिल्कुल करता है। यह होठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, बिल्कुल। तो ये जो है आरबीसी को जो है वृद्धि नहीं करता है, बाकी आपको निगलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका दांत वगैरह जो उसको साफ रखने का काम करता है, लार बनता है जिससे। ठीक है ना, उसी से ये सब कुछ कर लेता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि माइटो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पे माइटो सर लिख दिए हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं जैसे कि हो सकता है? मान के चलिए कि आपका जो है बॉडी में या तो जो भी है आपका उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया ही बंद कर दिया जाए तो उसको बंद कर देने से क्या प्रभावित होगा, कौन सा जो है वो कार्य नहीं करेगा? तो एनकोडर। क्या है आपका जो एनकोडर है वो जो है काम करना बंद कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का क्या है, तो आपका थायमिन इसका नाम है। ठीक है, और B6 की बात करें तो पाइरिडॉक्सिन है। क्या, तो पाइरिडॉक्सिन किसका है, तो विटामिन B6 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध मंदिर सबसे बड़ा इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़ा गया था, मतलब किसके किसके बीच लड़ा गया था प्यूनिक युद्ध? तो ये जो है रोम और ये कार्थेज के बीच में लड़ा गया था, रोम और कार्थेज के बीच में जो है प्यूनिक युद्ध जो है लड़ा गया था। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? अगर राख की बात करें तो राख का जो साक्ष्य मिला है वो कुरनूल गुफा से मिला है। किससे, तो कुरनूल गुफा से मिला है, मतलब बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर हो जाएगा। किस पर, तो रावी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऋग वैदिक युद्धों के बारे में आपसे जो है पूछ रहा है कि 4 गो ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि कौन सा जो है ये गलत है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, लड़की ये लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। इस काल में युद्धों के लिए जो है कोई भी अस्थायी सेना नहीं होती थी और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो इसका जो उत्तर है ये आप सभी का ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। मतलब युद्ध में जो भी जीता गया धन है उसे सरदारों
और पुरोहितों में पूरा क्या करता था, तो बांट देता था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन से जुड़े जो है आपका यहाँ पर विचार करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, इसका हम लोग आपको जवाब देते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है, मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद ये तो दोनों आपका सही है। तीसरा आपका, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या तो भेंट दिया करते थे, ये भी सही है। तो आपका जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, मतलब तीनों आपका ये सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न आप सभी के सामने है। आपका जो है इधर दिया हुआ क्या, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है, ठीक है। इधर आपका देखिए क्या दिया, विशाख दत्त इधर आपका वैज्ञानिक का नाम है क्या, तो वैज्ञानिक है इधर आपका। इधर आपका उसका संबंध किससे, नाटक से, चिकित्सा से, खगोल विज्ञान से और गणित से। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसका जो आंसर है वो आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विशाखदत्त का, तो विशाखदत्त जो वो नाटक से संबंधित है, मतलब एक का दू है और कहीं पर, और देखिए कहीं पर भी एक का दू नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मतलब कि बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा विशाखदत्त जो है वो आपका नाटक से संबंधित है। बराहमिहिर जो है आपका वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो आपका चिकित्सा से है, और ब्रह्मगुप्त जो है आपका वो गणित से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था। गैरिसन शहर का जो निर्माण है वो किसके लिए किया गया था, तो वो किया गया था आपको सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किले की जो है बंद शहर है, ठीक है। तो याद रखिएगा सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए जो है वो बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था, तो ये था आपका जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। क्या था, जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड। अगला है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और ये कहाँ है, तो आपका बिहार के पटना में। कहाँ, तो ये आपका बिहार के पटना में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिजनों की अध्यक्षता में लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है आप लोग बताइएगा। ज्योतिबा फुले का है, बाबा साहेब अम्बेडकर का है, ठीक है। उसके बाद आपका महात्मा गांधी जी का है, और उसके बाद आपका लास्ट जो आपका ऑप्शन एक बच गया है एच जे खांडेकर का है, ठीक है। तो ये जो आपका सही हो जाएगा एच जे खांडेकर का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत छाटना है। देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, नहीं किया, पहलन में आपका गलती मिल गया। तो आपको लगता है कि और गलत मिलेगा, ये सब आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा इन्होंने जो मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो असहयोग आंदोलन। किसका, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे, तो भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो काकोरी से जुड़े हुए नहीं थे, इधर तो वो चौरा चौरी वाला में बम मार रहे थे हमारा उधर, ठीक है। तो ये जो है किससे, तो काकोरी षड्यंत्र से नहीं है। काकोरी जो षड्यंत्र है
आपका ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये लखनऊ में जो है ये हमारे क्रांतिकारियों द्वारा जो ट्रेन वगैरह को लूटा गया था अंग्रेज वाला का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो सतारा में भी की गई, तामलुक में भी की गई और आपका बलिया में भी। तो सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों जगह पर ये किया गया था। अगला है कि माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माउंटबेटन योजना जो था वो हमारा जो है देश को विभाजन करने के उपलक्ष्य से लाया गया था, ठीक है। यानी कि देश का विभाजन मतलब कि भारत को अलग और पाकिस्तान को अलग करना, यही जो है लाया था माउंटबेटन योजना, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा लॉर्ड नॉर्थ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया था। लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करते हैं तो ये आप सभी का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है आपका ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आप सभी लोगों का 3 ऑप्शन है ये ऊपर वाला बिल्कुल आपका सही है, याद रखिएगा। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन की अस्थायी बंदोबस्त जो है कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? तो आपका लॉर्ड बेंटिक। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में आप सभी से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताना है इसका उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता के रूप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों का जो है वो सटीक वर्णन आपका कौन सा है? तो आप सभी का ये हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। मतलब संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। क्या? तो संविधान द्वारा सुरक्षित और प्रदत्त समस्त अधिकार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? बताइएगा केंद्रीय बजट से जो है किसका है? कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान ये आपका है ध्यान कर्षण प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो इसका आप सभी को उत्तर बताना है। ये जो आपका हो जाएगा काम रोको प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? तो काम रोको प्रस्ताव से है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आपका अनुसूची दिया हुआ है और उस अनुसूची में क्या वर्णन है, मतलब क्या उपबंध है, आप सभी को बताना है। तो चौथी अनुसूची जो है आपका देख सकते हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये है प्रशासन से संबंधित बिल्कुल, लेकिन इसमें सिर्फ 4 राज्य है एटीएम स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। एटीएम स्क्वायर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन चारों राज्यों का जो है प्रशासन से संबंधित स्पेशल कुछ इसमें है, ठीक है। और उसके बाद 10वें अनुसूची में आपका संसद के सदस्यों की निहरता से संबंधित। तो ये आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के संबंध में आप सभी को कथन बताना है कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कि ग्राम सभा एक जो है पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। उसके बाद आपका है ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद सी में है ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है
जिसका नाम गांव का मतदाता सूची में हो। ठीक है, उसके बाद आपका डी का है उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल सही बात है, जितना भी है सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, जिसका भी मतदाता सूची में नाम हो, अगर आप उस गांव के, आपका 18 साल एज है, अगर आप जवान है, तो आप क्या है कि आप लड़ सकते हैं चुनाव ग्राम सभा का। ठीक है, यानी पंचायत वगैरह का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। इधर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या और इधर राज्य का नाम है। मतलब कि जैसे बिहार, तो बिहार में कितना राज्यसभा में सीट है, तो आपका टोटल कितना, 16 लोग है। इसी प्रकार से आपको मिलाना है। तो पहले देखिए बिहार का, यानी सी का 1 है, तो सी का 1 खोजिए। सी का 1 देखिए मिल गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 2 हो जाएगा। ए का मतलब गुजरात में कितना है, आपका गुजरात में जो 11 सीट है। उसके बाद आपका बी की बात करें तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 मतलब कर्नाटक का, जो कर्नाटक में 12 है और उड़ीसा में आपका 10 है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि आपका 16 कहाँ है, तो आपका बिहार में है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सी जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब जब कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वो नियम कानून को फॉलो करता हो। अब ये तीनों में से जो है एक से अधिक करेगा तभी ये बना सकता है। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है कौन, ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। उपर्युक्त में से सभी, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये तीनों आपका क्या है, तो आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इस बार जो है आप सभी को गलत छांटना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है की जाती है, सही नहीं था ना, ये भी आपका सही हो जाएगा, सॉरी। अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल करता है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, नहीं। ये जो होता है आपका राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कोई भी स्टेट का, कोई भी जो है राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइएगा, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जा सकता है क्या, तो एक कथन ये जो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये तीनों आपका क्या है, तो आपका सही है। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत जो आप लग रहा है, मतलब इधर उधर तो थोड़ा सा कम बोल पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया, ये आप सभी का हो जाएगा। आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, इटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो ये है आप सभी का नागालैंड में, कहाँ है, तो आपका नागालैंड में। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था, 1976 में। कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। फिर 1976 नहीं होगा, यहाँ पर 1988 हो जाएगा। क्या होगा, तो आपका 1988 में, 1988 में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रति व्यक्ति जो है ना ये 17 को होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना होता है? तो ये 17 व्यक्ति ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं, ठीक है, बिहार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है जहां पर 1806 व्यक्ति रहता है। कितना? तो 1806 जो है, सॉरी 1806 नहीं, 1106 होगा। क्या होगा? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको बिहार में मिल जाएगा 1106 व्यक्ति, ठीक है। और पूरे भारत की बात करें तो 382 है। कितना? 382 है आपका पूरे भारत में, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो बताइएगा आप सभी लोग जो है किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती है? तो कुड़प्पा समूह की चट्टानें। क्या? कुड़प्पा समूह की चट्टानें जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ है? कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है आप सभी का मध्य हिमालय या आंतरिक हिमालय में। कहाँ? तो सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका, सॉरी सी नहीं होगा, मध्य हिमालय तो है लेकिन यहाँ पर आंतरिक नहीं, लघु हिमालय हो जाएगा। मतलब डी जो आपका है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मध्य और लघु हिमालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका जो है केरल वाला जो कोरोमंडल तट है ये जो है आप सभी लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सेब पर दबा गया, अभी सेब लेने लगा। अगला है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, कहाँ मिलती है बताइएगा आप लोग, कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक है। काली सिंध, तिपरा, पर्वती एवं बनारस निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो आप लोग बताइएगा किस नदी की जो है वो सहायक नदियां है? तो चंबल का। किसका? तो चंबल नदी का सहायक नदी है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भारत का? आप सभी को बताना है। जोग जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुंचिकल जल प्रपात, ठीक है। मतलब बी जो ऑप्शन है बिल्कुल आप सभी का सही है। अगला है कि पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम। तो इसका जो सही क्रम है पहले हो जाएगा आपका क्या? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद आपका अल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद आपका लोहा हो जाएगा यानी आयरन, उसके बाद आपका जो होगा कैल्शियम, उसके बाद आपका सोडियम, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन सा भूमध्य रेखा पर जो है अवस्थित है? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा कोलंबिया। कौन हो जाएगा? तो कोलंबिया हो जाएगा। अगला है कि, हाँ देखिए, एक तो आपका कोलंबिया हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका केनिया हो गया। तो 2 और 3 आपका ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? मृत ज्वालामुखी बोसाल्ट लावा प्रवाह। क्या हो जाएगा? तो बोसाल्ट लावा प्रवाह से हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो उत्पादन करता है वो लोहा वगैरह ज्यादा, मतलब लौह अयस्क जो है उसका उत्पादन ज्यादा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक जो है वो पाई जाती है? तो बताइएगा किसमें जो है वो विविधता सबसे अधिक पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। अगला है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर है वो क्या है? तो वह क्या है? तो आपका आयकर है। क्या है? तो आपका आयकर है, सॉरी
यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो आयकर है या तो ना तो ये निगम कर है, ना तो ये आपका व्यापार कर है, ठीक है। ये आपका जो है कटकुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो आपका लगता है ना, इसमें आपका सीमा शुल्क लगता है। क्या लगता है? सीमा शुल्क लगता है, ठीक है। सीमा शुल्क लगता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग कितना में है? तो 360 में है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि नरसिम्हन कमेटी वन निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये जो है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। क्या? तो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है कौन? तो आपका नरसिम्हा कमेटी प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कई बार तो बता चुके हैं, मुंबई में, ठीक है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 3.8%। कितना? तो 3.8%। ये हम आप सभी को बताए थे पिछले वाले भी क्लास में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नए आयकर की दर से के अनुसार जो 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? अगर आप 24 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं तो आपको 30% जो है टैक्स देना होगा सरकार को। कितना? तो 30% आपको टैक्स देना होगा। तो बेकार है भैया कमाना। अगला है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहटा में किया गया था। कहाँ? तो ये बिहटा में किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे चुना गया है? तो लिंडा याकारिनो को। किसको? लिंडा याकारिनो को चुना गया है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो 1, 2, 3 यानी कि गौ हत्या पर रोक, धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न, ये तीनों पर जो है ये संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 ये तीनों से संबंधित है। क्या? धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और गौ रक्षा, गौ हत्या पर रोक, यानी किसका है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध, ठीक है। अगला है कि भारत और ओमान का जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप सभी लोगों को बताना है कहाँ किया गया था। ये आपका किया गया था गोवा में। कहाँ किया गया था? तो आपका ये गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या किया गया? तो अशोक मंडप रखा गया। क्या? तो अशोक मंडप रखा गया है, अशोक हॉल का नाम बदल करके। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 4 को। सॉरी, महिलाओं की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? बताइएगा आप लोग, ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? तो ये जो है वो महाराष्ट्र के थे, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? निजुत मोइना जो है वो किस राज्य की जो योजना है? तो वो असम के। किसका है? तो असम का है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो ये बताइएगा आप लोग, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, कि आपका केरल में है, कि आप सभी का जो है एक और आगे आएगा। एक ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, जो कि वही आपका आंसर होगा। तो इधर होगा। यहाँ पे देखिए कट गया है, मैं आपको लिख दूं, ये जो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आप सभी का महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिपारा द्वारा SIPRI सिपारी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों के परमाणु संपन्न बताया गया है? मतलब कितने देश जो है परमाणु संपन्न है, परमाणु उनके पास में है? तो कुल जो है 9 देश। क्या? तो कुल 9 देश।
प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये जो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब कि इसमें 63,000 आदिवासियों गांवों को जो शामिल करने का लक्ष्य है, और उसके बाद इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ शुरू हो जाता है, तो मैथ का हम आपको आंसर बता देते हैं फटाफट से। 84 का जो आपका आंसर है वो आपका 4 आएगा। 85 की बात करते हैं तो 85 का आंसर आपका 13 आएगा, ठीक है। इसमें त्रिभुज गिनना है कि कितना है, ठीक है, आपको रीजनिंग का सवाल है। और 86 की बात करें तो 86 का आपका आएगा ये आपका 2.25.1, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ये आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग बाद में इसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला आपका बात करते हैं 87 का। तो 87 का जो आंसर है 15,625 रुपया आएगा। उसके बाद 88 की बात करते हैं तो 88 का जो आंसर है वो ई और ए होगा, ठीक है। 89 की बात करते हैं तो 5 दिनों में होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बना सके आप लोग फिर बाद में इसे, और आंसर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। इधर आपका कुछ जो जीके जीएस का प्रश्न है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। आपका देखिए एक मनुष्य जो उत्तर की दिशा में, ये आपका देखिए रीजनिंग का सवाल है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? यूनान में। कहाँ खेला गया था? तो ये यूनान में जो है खेला गया था। सुब्रातो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो है, ठीक है। क्या है? तो आपका यूरो है। अगला है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। किसको? तो राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अरे यार ये फिर सेव हो गया। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अशोक चक्र पुरस्कार की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में। कब? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। बाकी 96 नंबर इंग्लिश है, इसका मैं आप सभी को आंसर बता देता हूं, ठीक है। 96 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से, मतलब तुम जितना आगे चलता है उससे ज्यादा हम आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यूज करते होंगे भाषा का। अगला चलते हैं। सब्यसाची किसका पर्यायवाची है? बताइएगा आप सभी लोग। सब्यसाची जो किसका पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आपका अर्जुन का। क्या हो जाएगा? अर्जुन का। महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? संधि विग्रह क्या है? तो महाजोड़ ऋषि। महाजोड़ ऋषि हो जाएगा। बाकी इसका बात करते हैं आपका 100 नंबर का। तो इसका जो आंसर है आपका इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हमारा तीसरा जो प्रैक्टिस सेट था वो थोड़ा ज्यादा हार्ड था, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा जो कथन कारण जो मिलाने वाला था, तो मैंने आपको पूरा करा दिया है तीसरा, ठीक है। अब आपका जो है यही बुक है जिससे मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, एडुटोरिया का वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। थोड़ा सा आज एनर्जी मेरा भी लो है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा तेज में, इसलिए मैं आपको आराम आराम से थोड़ा सा बताया हूँ, ठीक है। बाकी आपको कल फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ में, खान सर वाला बिहार दरोगा के साथ में, उसमें हम लोग गर्दा मचाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का इस सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।